बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ आज मौजूद हैं दिफाई तज्ज़िया निगार अफगान उमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, ये आपने देखा होगा कल, कीनली आप इसको ऑब्जर्व किया होगा कि अफगानिस्तान से अब विड्रा बिल्कुल आखिरी मकाम पर है अमेरिका का, और एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए जिसमें रिपोर्टेडली 12 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो उसके अंदर मारे गए हैं। आपको बहुत सारी कंस्पायरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि ये आईएस ने किया है या किसी और ने किया है। क्या आपको ये तो नहीं लगता कि ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के क़याम को बढ़ाने की कोई कड़ी है? और अफगानिस्तान की जो वहाँ पे जिस तरह चीज़ें ये पिछले 20 दिनों के अंदर डेवलप हुई हैं, वो नहायत ही एक दुनिया के लिए भी, अफगानियों के लिए, तालिबान के लिए, बजाते खुद अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए और अमेरिका तो नहीं, लेकिन अमेरिका के साथ जो नेटो के पार्टनर्स थे, अमेरिका के साथ जिन्होंने 20 साल तक अफगानिस्तान की तबाही बर्बादी की, वहाँ पे जो एक डिस्ट्रक्शन का, एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, आबादी का, लोगों के हकूक सल्ब करने का, औरतों की आबरूरेज़ी का, बच्चों के अगवा का, किलिंग का जो ड्रामा, जो एक सीन हौलनाक जो सीन चलाया 20 साल तक, डेवलपमेंट के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, जो अमेरिका जो है एक्सपर्ट है जमहूरियत और तरक्की के नाम पे दुनिया को तबाह करने का, क्योंकि CIA उनका एक ऐसा आर्म है जो सिर्फ दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना जानता है, आउटसाइड किलिंग ऐसे टेंटिकल्स हैं जो लोगों को एंगेज करते हैं। इसके साथ साथ वो एक रियासती दहशतगर्दी में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अमेरिका ने और उसके बाद जितने नेटो अलाइज थे उन्होंने 20 साल तक मुजाहरा किया। लेकिन जिस वक्त अमेरिका वहाँ से निकला बग्राम एयरबेस से और बाकी जगहों से, तो अब ये शिकायत आ रही है नेटो पार्टनर की तरफ से कि उन्होंने टेलीफोन करके भी उनको नहीं बताया। तो इसलिए ये नेटो के लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल थी। अमेरिका निकल गया बगैर रात किसी को बताया नहीं। अब उसके बाद तालिबान जिस तरीके से अपने आप को इन टच रखा, इन कांटेक्ट रखा और रेलेवेंट रखा तमाम सिचुएशन में, उसमें मिलिट्री एंगल भी था और उसमें पॉलिटिकल एंगल भी था। पॉलिटिकल एंगल में उन्होंने अपने डायलॉग दोहा में जारी रखे, उन्होंने बाकायदा चीन से डायलॉग, रूस में उन्होंने ईरान में डायलॉग किए, उन्होंने रेलेवेंट रखा मुख्तलिफ मोड, और उस तमाम चीज़ों में पाकिस्तान ने बेता मेहनत की। आपको पता है कि ये डायलॉग जो थे, ये पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन का सिलसिला जो है, ये मरी से शुरू हुआ था, जहाँ पाकिस्तान ने तालिबान को और अमेरिका को एक बेस लेके आया था, फिर ये गांव पे गया, उरमची गया, फिर वहां गया। इसकी एक तारीख है, और अगर इसको सैबोटाज किया इन तमाम के तमाम अमेरिका ने डायलॉग दिया। अमेरिका देखिए ना, एक तरफ वो झूठ बोलने की, उनकी हिपोक्रेसी की, अपना धोखाधड़ी की, फरेब की, चीटिंग की लेवल देख के एक तरफ कहते थे हम डायलॉग कर रहे थे, डायलॉग करते करते डायलॉग को सैबोटाज किया। एक दफा इंडिया ने वो खबर रिलीज कर दी, रॉ ने, मुल्ला उमर वाली, डायलॉग रुक गया। उसके बाद जब डायलॉग दोबारा डेवलप हुए तो मुल्ला मंसूर अख्तर को टारगेट कर दिया, फिर डायलॉग रुक गया। फिर कहते हैं हमने, पाकिस्तान ने बारह कहा कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन, मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं। इमरान खान ने इस स्टांस को बरकरार रखा, इसीलिए लोग नजदीक आए, दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया। अब इन तमाम चीजों के करने के बाद जब आपकी एक डेट ऑलरेडी सेटल थी कि जी आप अपना सितंबर के एंड तक निकल के जाएंगे, तो फिर कौन सा पसूड़ी पड़ी कि आप रात को निकल के चले गए और उसके बाद फिर दुनिया को एक्सप्लेनेशन देते फिरे। तो ये जो विड्रॉल था, उसने तमाम की तमाम अफगानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन, तालिबान ने मुज़ाकरात किए, मिलिटरीली वो चले, उन्होंने कह दिया था कि हम काबुल पे कब्जा नहीं करेंगे। वो तमाम इस्माइल खान ने किया, बाकी जगहों पे वॉरलॉर्ड ने सरेंडर किया। अमेरिकन जो एस्टिमेट कर रहे थे, उनकी देखिए, क्योंकि झूठ बोलते हैं ना, तो उनके कोई एस्टिमेशन ठीक नहीं होते।
उनको ग्राउंड के हकाइक का नहीं पता होता, ग्राउंड रियलिटीज का उनको पता नहीं होता, इसलिए उनको एस्टिमेट जर्की होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इरेटिक होते हैं, गलतियों से भरपूर होते हैं। और ये अभी एक सीन सामने आई, कहा जी 90 दिन में तालिबान कब्जा करेंगे, CIA का, पेंटागन का एस्टिमेट। उन्होंने समझा जो अफगान आदमी उन्होंने ट्रेन किया है, जो हाईली अनट्रेंड थी, जिसको उन्होंने पैसा जाया किया, और कहते 3 लाख तो कभी अफगानिस्तान की आर्मी हुई नहीं, 50% तो वहां पर डिजर्शन रेट, सिगार कहती है कि वहां पर डिजर्शन रेट 50% है, यानी 50% है, फिर 1,50,000 पे आ गई। 1,50,000 से जो उसमें कॉम्बैट सोल्जर है उनको अलग कर दे, पुलिस को अलग कर दे, ग्राउंड रियलिटी से नजदीक नहीं थे, उन पे बेस कर काम नहीं 90 दिन लड़ लेंगे। किस किस्म की ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड, शर्म आनी चाहिए अमेरिका को, उसके अलाइंस को, अगर उनके हो गए किस्म की ट्रेनिंग दी अफगान आर्मी को कि वो सरेंडर कर ग्रेजुअली जाने, तालिबान आते गए, और तालिबान ने 11 दिन के अंदर आपने देखा काबुल पहुंच गए। अब जब वो वहां पहुंच गए, अमेरिका निकल गया, जाते जाते उन्होंने एक और कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं तो देंगे। अब अफगानिस्तान प्रॉब्लम है, रोटी की प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, लोग धड़ाधड़ जौक दर जौक जिन्होंने जाना है, बल्कि पाकिस्तान का एक ड्राइवर है वो भी पहुंच गया अमेरिका इसी चक्कर में, वो ट्रेलर लेके गया हुआ था वहां पे काबुल में, उसने देखा लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, वो भी चला गया, जहाज में बैठा, और ट्रेलर उसका वहां खड़ा, वहां से ट्रेन। तो इस किस्म के लोगों को उन्होंने, जिनका कोई वो नहीं है, दूसरा उन्होंने ब्रिज की। आपको पता है पहली फ्लाइट में अफगानिस्तान का एक फुटबॉलर गिर गया, और एक डॉक्टर साहब थे जो नीचे गिर गए। बेवकूफ तो वो थे कि जाके आप क्यों बैठे ऐसे, भारत गिर गए। अब ये जब जमा हो गए वहां पे, और उनका जो नैरेटिव था, जो वो देना चाहते थे दुनिया को इंप्रेशन के, देखिए अफगानिस्तान से इतने सारे लोग निकल रहे। अब मुसीबत ये, अब हकीकत ये होगी कि मार उनको ये पड़ रही है, जो मेरा ख्याल नेचर की तरफ से उनको मार पड़ रही है, अल्लाह की तरफ से उनको मार ये पड़ रही है कि उनका हर नैरेटिव उनके ऊपर ही जाके लग रहा है। आपने नैरेटिव दिया कि लोगों को ले जाए, वो लोग आ गए एयरपोर्ट पे धमाका हो गया, अब 15 अमरीकी मर गए। आपने कहा हम जा रहे हैं, खा के गए थे, और जाके सोचा वो हो वापस आ गए, फिर 3,000 फौजी भेज दी। ये कौन रूल है कि आप एक जगह से निकल जाएं, फिर इसको रीइंफोर्स करें, फिर दुनिया को ये नैरेटिव दें कि ये अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज। तो उनकी तमाम जो बातें हैं उमर, वो सारी उनके ऊपर गिर रही हैं, उनको मार पड़ रही है नेचर की तरफ से। जब भी आप नेचुरल लॉ के खिलाफ कार्य करेंगे, आपको थप्पड़ पड़ेंगे नेचर की तरफ से, आपकी पिटाई होगी नेचर, कोई उसमें कोई एलिमेंट और शामिल नहीं होगा, वो खुद ब खुद आपके ऊपर आता रहेगा। अब फिर अनाउंस करने लगे कि जी दाइश आ गई है, भी ISIS आ गई। भाई दाइश और ISIS को क्रिएट किसने किया था? अगर दाइश और ISIS की तारीख में जाएं तो उसको क्रिएशन में तो CIA का हाथ था। उसके 5,000 लोग जॉर्डन में ट्रेन किए थे, अबू बकर बगदादी को लेके आए थे इराक के अंदर तक। क्या इराक के अंदर जब ये निकले थे, वहां पे जिस तरह अफगानिस्तान में छोड़ के भागे हैं, और तालिबान को स्ट्रेंथ कर दिया कि उनके पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी आ गए, उनके पास गाड़ियां भी आ गई, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर रो रहे हैं, चीख रहे हैं। और रिपोर्टरी $80 बिलियन का असला, एमुनिशन और चीजें हैं जो तालिबान के हाथ में लगी है। अब दे बिकम अ पावरफुल फोर्स। अब वो छोड़ के चले गए तो वहां डर लगने लगा कि यार अब तो तालिबान इतने मजबूत होते जा रहे। तो फिर उन्होंने एक सोचा छोड़ा CIA ने कि जी IS और दाइश जो है वो हमला करेंगे। अगर ISIS और दाइश ने हमला करना था तो इंटीरियर सिक्योरिटी तो, आप इनर सिक्योरिटी तो काबुल एयरपोर्ट की अमेरिकन फोर्सेस के पास है ना, तालिबान के पास नहीं है। तालिबान तो अफगानिस्तान तक हुकूमत कोई नहीं है, सड़कों के ऊपर तालिबान की हुकूमत है कि वहां पर कुछ ट्रैफिक लोग हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनका सोशल पे कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंटल लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं, पॉलिसी कोई नहीं एग्जिस्ट कर रही है। एक लिम्बो में अफगानिस्तान को छोड़ दिया, पहले 20 साल तबाह किया, अब दोबारा तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और चाहते हैं कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है। तो अगर आपको ये पता था कि धमाके होने हैं तो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए कि प्रॉब्लम वो चाहते थे कि धमाके, CIA चाहती थी कि यहाँ पे धमाका हो। और वहां जो 9/11 था, 9/11 जो था वो क्या वाकई नहीं, क्या 9/11 के अंदर कोई अफगानी था? एक अफगानी था, बाकी तो सारे बाकी मुल्कों के लोग थे। तो अगर 9/11 के बाद आपने अमेरिका को प्रोटेक्ट करना था तो उन मुल्कों पे हमला करना चाहिए था जिनके लोग उसके अंदर मौजूद। वो तो आपने किया नहीं, आप आ गए अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि ग्रैंड पर्सपेक्टिव में आपका एक एजेंडा था कि अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के रिसोर्सेज के ऊपर नजर रखनी है, चाइना को काउंटर करना है, रशिया को काउंटर करना है, इंडिया को लूप इन करना है। ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान पे हम अब
वहां पे जब दुनिया G7 के ममालिक की कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, पेट्रोल रेट, अब क्या रीजन क्रिएट करें उसके लिए, मुझे क्या रीजन क्रिएट करें उसके लिए, कोई वजह क्रिएट करनी है ना, ताकि अफगानिस्तान के अंदर रह सके। और CIA तो इस किस्म की वजह क्रिएट करती है। वहां अभी तक रॉ और जो मुसैद है, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और मुसैद और रॉ का जो कॉपरेशन था, उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर वहां पे बनाया हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, जहां से वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक्टिविटीज करते थे। उसको तालिबान ने रेड भी किया था, वहां से 6 यहूदी उन्होंने मारे भी थे, जो दुनिया के प्रेस ने उस खबर को दबा दिया। अभी वहां उनकी प्रॉक्सीज मौजूद है, मुसैद की और रॉ की प्रोटेक्शन मौजूद है। अब इंडिया जो है वो अपोज कर रहा है तालिबान को। इंडिया वावेला मचा रहा है कि जी हमारी वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट डूब गई है, तबाही बर्बादी हो गई है, हमने क्या किया। तो इंडिया ने भी वहां पे कोई ना कोई काम ऐसा करना है जिससे तालिबान और बदनाम हो। इजराइल की और अमेरिका के प्रेसिडेंट की कल मुलाकात हुई है, उन्होंने भी कोई काम करना है। तो ये जो चीज है, ये IS और CIA, अगर IS और दाइश ने की, उसके पीछे भी मुसैद है, उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज है वेस्ट की। ये धमाका बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकता अगर उनकी उसमें प्लानिंग शामिल ना हो। और उन्होंने उसमें अपने अमेरिकन फौजी मरवा दिए, जैसे 9/11 में लोगों को मरवाया था। और 9/11 के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहां पे बहुत सारे थिंक टैंक अमेरिका में बन गए हैं, जो ये कह रहे हैं इसमें एविएशन का भी थिंक टैंक है, उसके पायलट्स का भी थिंक टैंक है, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर ने भी एक थिंक टैंक बनाया, फायर ब्रिगेड वालों ने थिंक टैंक बनाया, जो लोग देख रहे थे खड़े उन्होंने बनाया, और कोई 140 थिंक टैंक वहां पे काम कर रहे हैं, जो इस चीज पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो 9/11 था वो वाकई हुआ था या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और लोगों का ये कंफ्यूजन है कि 9/11 कराया गया था अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए। अब कल जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को, उसने कहा कि जी आप 9/11 आ रहा है, उसने कहा 9/11 के सबूत दे ना लाके। अमेरिका ने आज तक कोई सबूत दिए? अपनी तरफ से एक नैरेटिव दे दिया कि जहाज आए टकरा गए, जहाज आए उधर चले गए, पेंटागन में। भाई अपने मुल्क में बैठ के जो नैरेटिव मारो, जितने जहाज मार दो, कौन पूछने वाला। तो बात ये है कि ये इतना क्लियर चीज नहीं है, इसके अंदर इन्वॉल्व है अमेरिका, खुद इन्वॉल्व है, अमेरिका की इंटेलिजेंस और मुसैद इन्वॉल्व है, और उन्होंने ये तमाम का तमाम जो बम ब्लास्ट किया जिसमें अमेरिकन फौजी मारे गए। हमें बहुत दुख है जब भी इस किस्म के बॉम्ब ब्लास्ट में इसमें कोई इनोसेंट लोग मारे जाएं, और फौजी तो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तो अगर वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो उनकी जो है इन लाइन ऑफ ड्यूटी, तो मुझे तो एज ए सोल्जर बड़ा दुख होता है जब इन लाइन ऑफ ड्यूटी कुछ लोग जो है वो इस तरह टारगेट बन जाते हैं। तो सोचना चाहिए अमेरिका को कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में। अब वो ये सुख्ती बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि उनको डिफीट हो गई। जो बाइडन साहब कंफ्यूज हैं, रोजाना एक नई स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहते हैं कि जी हम निकल जाएंगे लेकिन अब हम अल्टरनेटिव प्लान देंगे, हम UN को ले आएंगे, हम फलाने को ले आएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन एक चल रहा है, उस कंफ्यूजन के अंदर जो ये चीजें हो रही है, वो बुनियादी तौर पर उनका मकसद अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना, और G2 के नेटो के बाकी ममालिक परसू कर रहे हैं कि आप एग्जिट डेट को एक्सटेंड करें, तो वो है उसके लिए कोई एलिबाई क्रिएट करना है, जिसके लिए उन्होंने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। सर अगर पंचेर वैली की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये वैली उसी तरह रेजिस्ट करती रहेगी जिस तरह 1990 से 1996 के दरमियान होता रहा, और उसके बाद भी इधर से तालिबान को हमेशा मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। तो अभी भी आप देखते हैं कि उस वक्त की सिचुएशन और अब की सिचुएशन, और तालिबान का जो उस वक्त कंट्रोल था और अब का कंट्रोल है, तो क्या ये जो अहमद शाह मसूद के बेटे अब रेजिस्ट करने का उसको कहा जा रहा है, बैक किया जा रहा है, तो उस तरह ये पंचेर वैली रेजिस्ट कर सकेगी या नहीं? पंचेर का तो मामला तकरीबन मेरा ख्याल तकरीबन डिसाइड ही हो गया है, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारी जगहों पे जो उसके आउटर स्कर्ट्स है वहाँ तो उन्होंने कब्जा कर लिया है। और असल में पंचेर जो नॉर्दर्न लाइन्स का कमांडर, वो सिर्फ अहमद शाह मसूद वाज अ वेरी प्रोलिफिक कमांडर, और वो उन्होंने रेजिस्ट किया सोवियत इन्वेजन को। और उस वक्त उनकी बुनियादी तौर पे MI6 जो है वो मदद किया करती थी बरतानिया। फिर उस जमाने में नॉर्दर्न अलायंस के अंदर और भी कमांडर्स थे, जैसे दोस्तम होता था, वो भी नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा था, और वो उज़्बेक था, तो वो नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा था। अहमद शाह मसूद था, और इसके साथ लोग थे जो एफिलिएटेड थे, जिनको फॉर्म करके नॉर्दर्न अलायंस बनी। अब आपने देखा कि वो अपना इस्माइल खान था,
जो इनके साथ शामिल होता था। अब उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था, जो नूर था, जो अपना जलालाबाद में, वो सारे तो भाग गए, चले गए। और जो अमर साले तो डिजाइनर सूट पहन के तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते ना कि जी अमर साले साहब चले गए हैं वहां पर अपना पंचेर में, और वो कहते हैं कि जी मैं रेजिस्ट करूंगा, तो इस तरह तो वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। पर अमर साले साहब जो है वो सूट पहने रहे, टाई, उसके लिए तो आपको पहनने पड़ते हैं शलवार कमीज, जिस तरह वहाँ के वॉरियर किस्से होते हैं। अहमद मसूद जो है उसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है, मतलब अपनी वैली में तो फॉलोइंग है, लेकिन आपको आउटसाइड सपोर्ट भी तो चाहिए होती है। तो वो ही इज नॉट एज इफेक्टिव अ कमांडर, उसका बेटा है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है कमांडर जितना अहमद शाह मसूद हुआ करता था। तो अब और उनकी बातचीत जो तालिबान से हुई थी, उसमें बेसिक पॉइंट था कि अहमद मसूद कहता था कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एफर्ट चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी चाहिए। उसके ऊपर उनके मुज़ाकरात कुछ हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पंचेर में इतनी जिस तरह रेजिस्टेंस पहले आप जिक्र कर रहे हैं, जो सोवियत के खिलाफ हुई थी, वो देखिए पूरा अफगानिस्तान फॉल कर गया तालिबान। अब कितने अरसे तक आप उस चीज को जो है वो दबाते रहेंगे, लेके चलते रहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये सेटल हो जाएगा कुछ अरसे के अंदर अंदर, और उस लेवल पे नहीं जाएंगे जिस लेवल पे आप पहले गए। सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी मुख्तलिफ दौरों पर हैं, और वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल जो मरकजी तकरीब थी 3 साल कारकर्दगी की, उसके अंदर भी खुल के सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है तो दुनिया को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे। आप देख रहे हैं कि दिफाई नुक्ते से आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब की बार जल्द अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो हुकूमत आई है इसको कबूल करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ साथ मजीद हमसाए भी इसको कबूल करने जा रहे हैं? पहले तालिबान की हुकूमत बन जाए ना, कोई हुकूमत बनेगी तो आप कबूल या ना कबूल करने की स्टेज में आएंगे ना। फिलहाल जो सिचुएशन है वो तो आपने देख ली। अब जब इस किस्म के हालात होंगे तो हुकूमत बनने में तालिबान ये कह रहे हैं कि जब ऑक्यूपेशनल फोर्सेज वहां से निकलेंगी तो हम हुकूमत अपनी अनाउंस करेंगे। उसमें वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट उन्होंने इंडिया ये दिया है कि जी हम मिनिस्टर्स कुछ उन्होंने अनाउंस किए हैं, फिर कहते हैं जी 12 मेंबर्स की हम एक शूरा बनाएंगे, वो रूल करेगी अफगानिस्तान को। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब हुकूमत बनेगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना, और हुकूमत बनेगी तो कोई लाहे अमल देगी, अपनी कोई पॉलिसीज देगी, अपना कोई विजन देगी, अपना कोई अपना स्ट्रेटेजी देगी। उसके ऊपर बेस करके आप एनालाइज करेंगे कि क्या ये आपको सूट करती है या नहीं करती। उसके बाद आप फैसला करेंगे कि हमने कबूल करना है नहीं कबूल करना है। तो ये दुनिया, और दुनिया भी फिर उसके साथ चलेगी। बहुत सारे मुल्कों ने इंदिया दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है, हमने भी इंदिया दिया कि हम तैयार है। हम तो इस तमाम पीस के ब्रोकर हैं ना। हमने कहा अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, हमने कहा था हम तालिबान मिलिट्री कब्जे को कबूल नहीं करेंगे, मिलिट्री का कब्जा नहीं हुआ, एक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए तालिबान आए। अब ये सिचुएशन रोज रोज चेंज होगी, और आने वाले दिनों में जिस तरह हालात बदलते हैं उसी तरह पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसी को चेंज करेगा, अपने स्टांस को चेंज करेगा। अभी तो फिलहाल सोच रहे हैं कि जो डिस्टेबलाइजेशन अमेरिकन अफगानिस्तान में फैलाना चाहते हैं और फैलाई हुई है, और जिस तरह उसको डिस्टेबलाइज रखा हुआ है, और जिस तरह जो बाइडेन साहब रोजाना कोई नई थ्योरी लेके सामने आ जाते हैं, जिस तरह जो बाइडेन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, उसके अंदर कोई उसके एकदम फौरन मुलाकात के फौरन बाद धमाका हो जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारे सवालात पोशीदा हैं जिनका जवाब तलाश करने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में ये चीजें खुद ब खुद खुल के सामने आएंगी, तो फिर पाकिस्तान अपना फैसला करेगा। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए ब्रिगेडियर साहब। मुझे भेज देना ब्रिगेडियर एक। की आपने गुफ्तगू सुनी अफगानिस्तान के ऊपर, हम इनसे मजीद भी किसी वक्त वक्त लेंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।